नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर ब्रेकिंग न्यूज। और आज ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे आसमानी आफत की। दिल्ली एनसीआर पर मूसलाधार मार की। दरअसल कल दोपहर के बाद से एनसीआर में बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में बारिश का असर देखने को मिला। सड़कों पर पानी भर गया है। नोएडा, दिल्ली में भी हालात यही हैं। तो दिल्ली एनसीआर से लेकर आप अगर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की बात करेंगे तो फिलहाल हाल जो है वो बेहाल है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और इस बारिश का असर यह है कि सड़कें दरिया बन गई हैं। सैलाब सा नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और हर तरफ पानी ही पानी। लेकिन जिन पर व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी है, अगर उनका ही ऑफिस पानी पानी हो जाए तो फिर आम आदमी की बात क्या करना। गौतम बुद्ध नगर के डीएम दफ्तर में पानी भर गया है। तस्वीर देखिए आप। डीएम दफ्तर में पानी ही पानी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नोएडा के जो डीएम, अमूमन लोग प्रशासन की तरफ देखते हैं जब किसी दिक्कत में होते हैं, लेकिन कोई क्या करेगा जब प्रशासन खुद ही बारिश के दिनों में तैर तैर कर ऑफिस पहुंच रहा हो। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में खड़ी हूं और वो भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के, उनके दफ्तर के बाहर। उनका दफ्तर लगभग डूब चुका है और लोगों को ये कहा गया है कि आप अपने घरों से ही काम करें। स्कूल को बंद कर दिया गया है। ऑफिसेस को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम आप अपनाएं। और ये जो दफ्तर है, ये जो जिला के अंदर सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं डीएम, उनका दफ्तर है। मैं खुद लगभग डूबने की स्थिति में यहाँ पर खड़ी हूँ और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। इस समय लोगों का यही सवाल है कि हम अपने परेशानी लेके जाएं तो जाएं कहां। साल दर साल जब बारिश होती है तो ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। तो क्या प्रशासन पूरे साल सोता रहता है और इंतजार करता है कि जब बारिश हो उस समय इस तरीके की कोई घटना हो या हादसा हो, उसके बाद ही वो अपनी लंबी नींद से जागेगा? इस समय लोगों का यही सवाल है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। यहां पर देखेंगे तो फिर आपको यहां पर सब कुछ सरकारी मशीनरी जो है वो पानी पानी नजर आएगी, पानी में डूबी हुई नजर आएगी। और फिर सवाल मन में यही कि अगर व्यवस्था संभालने वाले का यह हाल है तो फिर जो परेशान है उनका हाल कितना कैसा बेहाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर से। एक तरफ ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं नोएडा से, और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी वरुण जुड़ रहे हैं सुभाष चौक गुरुग्राम से। वरुण, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आप गुरुग्राम की तस्वीरें कल से लगातार वायरल हो रही हैं, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं और बड़ी हाईटेक सिटी ये रही है। हम उधर रुख करेंगे, लेकिन एक बार ऐश्वर्या की तरफ भी रुख करते हैं। ऐश्वर्या, व्यवस्था संभालने वाले लोग, व्यवस्था संभालने वाली संस्था अगर पानी में डूबी हुई नजर आ रही है तो फिर आम आदमी का हाल बेहाल है। तो इस पर ना आपको हैरानी होनी चाहिए ना हमको हैरानी चाहिए। एक बार जरा तस्वीरें फिर से दिखाइए और बताइए कैसे डीएम का जो दफ्तर है वो पानी पानी हो गया है। शुभांकर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैं भी यहाँ आई थी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मेरी आंखें देख रही थी, बट सच्चाई यही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। कुछ गाड़ियां हैं जो आधी डूब चुकी हैं। लोग अब दफ्तर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे दफ्तर में कह दिया गया है कि अपने घर से ही काम कीजिए, और जो आए भी हैं वो तैर तैर कर लगभग आधी गाड़ी में डूब कर पहुंचे हैं। दूर तक आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। ये जो पूरा ऑफिस है, पार्किंग लॉट तक, और काफी बड़ा होता है डीएम का ऑफिस, ये सब पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। और बारिश अभी भी हो रही है शुभांकर, तो मैं आपको बता दूं कि पानी जो है वो कम नहीं होने वाला है। अगर अगले 3-4 घंटे तक यहाँ बारिश होती रही तो हो सकता है कि डीएम के ऑफिस के अंदर तक जो है एकदम पूरा पानी पहुंच जाए। तो ऐश्वर्या, हम खुद भी यहाँ जहाँ खड़े हैं, घुटनों से ऊपर पानी आ चुका है। हम आपको देख रहे हैं, आपके घुटनों तक यहां पानी भरा हुआ। आपने जो जींस पहनी उसको पूरी पानी से लबालब नजर आ रही है। लेकिन जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या पानी की निकासी को लेकर यहां कोई इंतजाम नहीं है? और अगर डीएम दफ्तर जो इतनी हाई प्रोफाइल जगह है, जहां पर सारे संसाधन मौजूद रहते हैं, प्रदेश के जिला अधिकारी यहां रहते हैं, यहां जिले के, तो जरा बताइए फिर भी क्या हाल है यहां पर, और ये व्यवस्था क्यों है? क्योंकि अभी तो 24 घंटे सिर्फ बारिश हुई है।
सिर्फ 24 घंटे बारिश हुई है शुभांकर, आप सही कह रहे हैं। अभी जो हमें अंदर से सूचना मिली है वो ये है कि पंपिंग जो है वो चालू करी जाएगी अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है क्योंकि ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पंप्स मौजूद हैं, वो जो सक्शन वाले पंप्स होते हैं जिनसे पानी को खींचा जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। डीएम दफ्तर के अंदर भी ऐसा ही सुनने को मिल रहा है कि पंपिंग अभी तक चालू नहीं हुई हो सकता है अगले 1 से 2 घंटे के अंदर पंपिंग चालू हो, लेकिन अगर वो होगी भी तो इतने पानी को, लगभग 2.5 फीट का पानी है, इसको खत्म होने के लिए, इसको रिसीड करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे अगले लगेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो पंपिंग जो है वो चालू नहीं हुई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वरुण भी हमारे साथ बने रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ये व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई है, सरकार की तैयारियों की पोल, प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलती हुई तस्वीरें। महज कुछ घंटे की बारिश में एनसीआर के हाईफाई शहर जो हैं वो पानी पानी हो गए हैं। कहां पर बात हो रही थी कि उड़ने वाली गाड़ियों की, लेकिन अब इन शहरों की हालत देखकर लगता है कि उड़ने वाली नहीं बल्कि तैरने वाली गाड़ियां चाहिए। ये व्यवस्था नवागत है। सैलाब सिटी में आपका स्वागत है। दुनिया ने स्मार्ट सिटी बनाई, किसी ने साइबर सिटी बनाई, लेकिन हमारी व्यवस्था ने सैलाब सिटी बनाई। राष्ट्रीय राजधानी का इलाका है, मल्टीनेशनल कंपनियों का दफ्तर है, लेकिन हालात देखिए, सड़क पर सैलाब है क्योंकि व्यवस्था खराब है। दिल्ली एनसीआर में जरा सी बारिश के बाद ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि लोगों को बारिश के बाद ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, घंटों जाम में फंसना पड़ता है। और गुरुग्राम के हालात कल सबने देखे। फिलहाल मैं एमजी रोड पर हूं और एमजी रोड पर अगर आप देखेंगे तो आपको दूर तक केवल जल नजर आएगा। डूबते बेंगलुरु को दुनिया ने देखा, अब बारिश में डूबे दिल्ली एनसीआर को देखिए। असुविधा के लिए खेद है क्योंकि हमारी व्यवस्था में छेद है। यहाँ पर गाड़ियों का निकलना इस समय मुश्किल है, 2 व्हीलर्स का निकलना मुश्किल है और लोग धीमी गति से अपने घरों से अपने काम की ओर जा रहे हैं। सवाल यही है कि जब प्रशासन को ये पता था कि साल दर साल यही दिक्कत होती है तो समय रहते ड्रेनेज सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया गया। कहाँ तो बात हो रही थी उड़ने वाली गाड़ियों की, लेकिन जरूरत तैरने वाली गाड़ियों की है, जरूरत तैराकों की भी है, लाइफ सेविंग जैकेट की भी। क्या पता कि सड़क पर कितना सैलाब हो। अब सवाल यही है कि जब प्रशासन को पता रहता है कि हर साल बारिश होती है और अब तो मूसलाधार बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे तक हो सकता है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इसी तरीके से बारिश चलती रहे, तो इसकी जवाबदेही किसकी? और क्या साल दर साल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के वाले जो लोग रहते हैं, जिन इलाकों में लोग रहते हैं, क्या उन्हें इसी तरीके की तकलीफों का सामना करते रहना पड़ेगा? ये बड़े बड़े इंजीनियर, ये बड़े बड़े विकास प्राधिकरण हर साल प्रबंधन के नाम पर करोड़ों बहा देते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर सब कुछ बह जाता है। गुरुग्राम हो या गाजियाबाद, दिल्ली हो या नोएडा, कुदरत ने बिना भेदभाव सभी व्यवस्थाओं से उठा दिया है पर्दा। सड़कें जाम हैं, हर तरफ पानी है, बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट देखिए, ऐश्वर्या यहां बनी हुई है, वरुण सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, जिस गुरुग्राम को अपने साइबर सिटी, हाईटेक सिटी होने का गुमान था, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों की या कुछ घंटों की बारिश ने उस गुमान को तार तार कर दिया है। गाड़ियां जलमग्न नजर आ रही हैं, लोग उन घुटनों तक उस पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या और क्यों ये वजह बन रही है इस तरह से साइबर सिटी की? देखिए, मुझे लगता है लापरवाही है। जब आप एक दिन पहले तस्वीरें देखते हैं, पूरा गुड़गांव जो है जलमग्न होता नजर आता है, 4 से 5-5 घंटे का जाम होता नजर आता है, लगता नजर आता है, तो ऐसी परिस्थिति में शायद अगले दिन तो हालात बदल देने चाहिए, लेकिन अगले दिन भी तस्वीर साफ है। अगर आप देखेंगे तो मैं समय सुभाष चौक पर हूं और शुभांकर लगातार धीरे धीरे गाड़ियां यहां पर रेंगती हुई आपको नजर आ रही होंगी। पानी की स्थिति आप देख सकते हैं, रोड तो नजर आ ही नहीं रहा है, यहां पर केवल पानी नजर आ रहा होगा और ये मात्र 2.5 से 3 घंटे की बारिश के बाद स्थिति बन जाती है। तो सोचिए कि किस तरीके से गुड़गांव के जो बाकी 27 पॉइंट हैं, जहां पर कल जाम लगा था, जहां पर कल वाटर लॉगिंग हुई थी, जहां पर लगातार जो है लोगों को परेशानियों से सामना करना पड़ा था, वहां आज भी ऐसे हालात हैं। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा, मेरे कैमरा सहयोगी अगर यहां तक आ पाए, तो जब 2.5 घंटे की बारिश के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है और कल भी ये हालात थे,
उसके बाद अब यहाँ पर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि रास्ते को साफ किया जाए। अगर ये देख पाएंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पर निकासी की व्यवस्था की जा रही है। सर ये बताइए मुझे, ये बताइए कि बात तो सुनिए। तो आप देख सकते हैं फिलहाल कि 2.5-3 घंटे की बारिश के बाद भी जो है जब आते हैं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लोग तो कैमरा देके चले जाते हैं। शायद ये समझाता है स्थिति की किस तरीके से लगातार जो है वो उदासीनता है। ये समझाता है कि शायद किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये समझाता है कि आम आदमी चाहे कितना भी परेशान रहे, जाम से रूबरू होता रहे, पानी में भीगता रहे, गाड़ियां खराब हो जाएं, लेकिन यहाँ पर लोग तभी आएंगे जब अति हो जाएगी। और शायद ये तस्वीरें अपने आप में समझाने के लिए काफी है। शुभांकर, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप दोनों ने हमें समझाई और दिखाई, क्योंकि छोटे शहरों में कहानियां होती हैं तो फिर अलग तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन जो साइबर सिटी है, जहां टेक्नोलॉजी है, जहां पर सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं, अगर वहां पर यह हाल है तो फिर छोटे शहरों में क्या हाल होंगे और कितनी बदहाली होगी उसका अंदाजा हम आप लगा सकते हैं। लेकिन वरुण जैसा कह रहे थे, साइबर सिटी गुरुग्राम कहने को तो ये साइबर सिटी है, लेकिन बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पानी भर गया, घंटों ट्रैफिक जाम रहा। अभी भी कई इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लोग किसी नदी को पार कर रहे हैं। कमर भर पानी है। महिला के साथ एक बच्चा भी है। बच्चे से चला नहीं गया तो महिला ने उसे गोद में उठा लिया। पांचों लोग पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अब इस परिवार को देखिए, महिला के हाथ में गठरी है, साथ में 2 बच्चे और सामने समंदर जैसी सड़क पार करने की चुनौती। यहाँ हर कोई मुसीबत में नजर आ रहा है। लोग एक दूसरे का सहारा लेकर इस मुसीबत का सामना करते नजर आ रहे हैं। मूसलाधार मुसीबत के मारे यहाँ बहुत हैं। सैकड़ों लोगों की इस कतार को देखिए। आफत का दरिया पार करते नजर आ रहे हैं ये लोग। ये तस्वीर गुरुग्राम के हाईवे की है। अब पूरी तस्वीर देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल दोपहर मूसलाधार बारिश से गुरुग्राम की सड़क किस तरह दरिया में तब्दील हो गई। बारिश से कल गुरुग्राम में किस कदर मुसीबत बरसी, इसे इस बाइकर के अलावा कौन जान सकता है। अच्छा खासा फर्राटा भरते हुए चल रहा था और समंदर बनी सड़क में फंस गया। गुरुग्राम पर गुरुवार को मानो मुसीबत की मार पड़ी थी। देखिए, बीच सड़क पर पानी में गाड़ी बंद हो गई। लोग धकेल कर गाड़ी किनारे लगाने में लगे हैं। यहाँ भी वही तस्वीर। एक मिनी ट्रक पानी में डूबा हुआ है। ड्राइवर और हेल्पर उसे किनारे लगाने की जुगात में हैं। बगल की सड़क से पानी में ही गाड़ियां गुजर रही हैं। ऊपर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। सड़कों पर इतना पानी कि पैदल चलने वाले किनारों को छोड़कर बीच सड़क पर चलने को मजबूर हो गए और पीछे भारी ट्रैफिक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश ने साइबर सिटी में कोहराम मचा दिया। स्मार्ट सिटी की सारी चमक बारिश ने फीकी कर दी। खूबसूरत दिखने वाला शहर बदरंग हो गया। शहर की समृद्धि पर इतराने वाले लोग सिस्टम को कोसने लगे। कोई नहीं आया सर, फिर पे कॉल कर दिया, काफी देर हो गई, कोई टीम नहीं पहुंची। मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ जी, और रास्ते में इतना बुरा हाल है, बंद हो गई एक्टिवा, पंचर भी हो गई, धक्का मार के किसी तरह चढ़ रहे हैं। कमर की ऊंचाई तक पानी है जी। मुसीबत में दोपहर गुजर गई, शाम हो गई और फिर रात, लेकिन गुरुग्राम में बारिश से आई मुसीबत कम नहीं हुई। गुरुवार रात की तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। ये रास्ता दिल्ली से जयपुर जाता है। कल रात यहाँ करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। अगर गुरुग्राम के इलाकों की बात करें तो शहर के तमाम पॉश इलाके बारिश से जूझते रहे। सेक्टर 22, सेक्टर 29, सेक्टर 27, सेक्टर 46, सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 4, अशोक विहार, भीमगढ़ खेड़ी जैसे इलाकों में जल भराव से त्राहिमाम की स्थिति रही। बारिश का पानी इन इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया।
गुरुग्राम पर ये मुसीबत बारिश से बरसी है, लेकिन क्या सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या फिर वो सिस्टम जिसने हाईवे तो बनाए, गगनचुंबी इमारतें तो बनाई, लेकिन पानी निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आपको हमारे 3 संवाददाता नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से आपको ऐश्वर्या पालीवाल नजर आ रही हैं, सुभाष चौक से वरुण सिन्हा, और हमारे एक और सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सेक्टर 41 गुरुग्राम से। अमित, सवाल आपसे यही है कि जिस गुरुग्राम ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, साइबर सिटी का नाम हो गया, बड़े बड़े हाईवे बना लिए, क्या पानी की निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं कर पाए वो, जो इस तरह के हालात जिम्मेदार हैं, या फिर इस हालात के लिए कुदरत जिम्मेदार है? किसे जिम्मेदार मानते हैं जब गुरुग्राम डूब रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं? शुभांकर, देखिए, गुड़गांव को अक्सर स्मार्ट सिटी, साइबर सिटी जैसे नामों से संबोधित किया जाता है, और ये स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस के हालात आप अब देखिए। सेक्टर 41 और 30 का ये पॉश इलाका है, हाई राइज नहीं, पॉश इलाका है ये, और वहां पे देखिए किस तरह का जल जमाव हो रखा है। सड़क जैसे जैसे आगे जाती है, जल जमाव की स्थिति बढ़ती ही जाती है। यानी कि जो कम्यूटर्स हैं उनको परेशानी, बाइकर्स उनको परेशानी, साइकिल से अगर आप चल रहे हैं तो आप तो भगवान भरोसे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ भी अगर स्ट्रेच को समझे, जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे तेज रफ्तार से जो पानी इस सड़क से आ रहा है वो दूसरी तरफ, दूसरे छोर पे सड़क में लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो एक बहुत अहम बात बताते हैं कि जब भी बारिश होती है तो उसके बाद यहाँ पे जल जमाव बहुत ही आम समस्या बन जाती है। यानी कि सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है, जो लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं शुभांकर, यहाँ एक बहुत बड़ा सा ड्रेनेज का इनलेट है, और उस इनलेट की जगह पे भी पानी का जमाव है। यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। और ये सारी तस्वीरें असल में पोल खोलती हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव को स्मार्ट सिटी, साइबर सिटी जैसे नामों से संबोधित करता है। लोग गर्व महसूस करते हैं देश के इन इलाकों में रहने में, लेकिन जब बारिश आती है, जब मानसून आता है, तो वही गर्व अफसोस में बदल जाता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम, दफ्तर समय से नहीं पहुंच पाना, ये तमाम समस्याएं उभर के आती हैं। और यही वजह है कि देखिए, कल जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट की वजह से बारिश हुई, आज यहाँ स्कूल्स बंद हैं, ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड में चला गया, तो ये सब कुछ पोल खोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है अमित, वरुण और ऐश्वर्या, और ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से बरसात और पानी जब जमाव होता रहा तो आप लोग को भी स्विमिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थिति कभी भी आ सकती है कि आपकी जान पर भी बनाए, अगर यही व्यवस्थाएं, यही इंतजाम शासन, प्रशासन और सरकारों ने पानी की निकासी को लेकर करती रही तो। खैर, आगे बढ़ते इन तंजों से। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी बारिश ने कहर ढाया हुआ है। औरैया, हमीरपुर, आगरा, फिरोजाबाद, नोएडा, कासगंज, तमाम शहरों में बारिश ने आफत मचा रखी है। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, फिरोजाबाद, औरैया, नोएडा, कासगंज, हमीरपुर, और शहरों के नाम बदल दीजिए आप, लेकिन स्थिति जो है वो वही है। और हर जगह कहानी एक जैसी, बाढ़, बारिश ने परेशान कर रखा है, जल जमाव वाली स्थिति है, और जल कर्फ्यू की वजह से तमाम तरह की परेशानियों से ये तमाम शहर गुजरते हुए। अब ये देखिए, ये तस्वीर जो आई है, गोरखपुर का हवाई सर्वेक्षण करते योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। गोरखपुर वो इलाका जहां पर हर साल इसके आसपास के बॉर्डर क्षेत्र में बाढ़ आती है, क्योंकि नेपाल से छोड़ा गया पानी इधर आता है, बरसात के महीने में हर साल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जब यह आसमानी आफत बरसी है तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ यहां पर हवाई सर्वेक्षण करते हुए। बारिश से दिल्ली एनसीआर में त्राहिमाम मच गया है। आपको दिखाते हैं यूपी के शहरों का हाल हमारी इस रिपोर्ट में। हमीरपुर पर बादलों ने मेहरबानी की, और मेहरबानी इतनी की कि राहत की जगह आफत ने ले ली। ये हमीरपुर जिले से गुजरने वाला 4 लेन हाईवे है। देखिए हाईवे किस तरह स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर इतना पानी कि इसे पार करने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। न सिर्फ लोग बल्कि 2 पहिया वाहनों को भी ट्रैक्टर से इस पार से उस पार ले जाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिसने भी पानी से भरे हाईवे पार करने की गुस्ताखी की वो मुसीबत में फंसा।
पुलिस की इस जीप को देखिए जो अंडरपास में फंस गई और फिर उसे खींचने के लिए ट्रैक्टर को लगाना पड़ा। हमीरपुर से दिल्ली जाने वाला 4 लेन हाईवे के एक तरफ इतना पानी भरा कि पानी निकालने के लिए डिवाइडर को तोड़ना पड़ा। तस्वीरें देखिए किस तरह डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पानी निकाला जा रहा है। बारिश जहां आम लोगों के लिए मुसीबत लाई, वहीं बच्चों के लिए मस्ती का सबब बनी। सड़कों पर जब लोग मुसीबत झेल रहे थे तो बच्चे स्विमिंग पूल में बनी सड़क पर तैरने का मजा ले रहे थे। भारी बारिश से हमीरपुर में कई कच्चे मकान ढह गए। मकान के मलबे में दबकर एक महिला की मौत भी हुई। फिरोजाबाद में पानी की शक्ल में मानो आफत ही बरसी। मोहल्ले की गली ने बरसाती नाले का रूप ले लिया। कॉलोनी का हाल देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, घरों में बारिश का पानी घुटनों तक भरा हुआ है। बाल्टी से लोग पानी निकालते नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद बारिश से मची आफत की ये एक और तस्वीर है। इस महिला का आशियाना तालाब में तब्दील हो गया। ये फिरोजाबाद अस्पताल की तस्वीर है। अस्पताल परिसर पूरी तरह जलमग्न है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ 10 दिन का रामलीला महोत्सव शुरू होना था, लेकिन आयोजन स्थल में 5 फुट से ज्यादा पानी जमा है। इस वजह से न राम बारात निकल पाई, न रामलीला महोत्सव शुरू हो पाया। इलाके में कल बारिश जानलेवा बनकर आई है। शिकोहाबाद में एक घर ढहने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। ये तस्वीर यूपी के कासगंज की है। पूरा शहर जलमग्न है। सड़कें, गलियां, शहर का चप्पा चप्पा पानी की चपेट में है। कई घरों में 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। ये औरैया का दमकल केंद्र है। पिछले 24 घंटों की बारिश में दमकल केंद्र पूरी तरह जलमग्न हो गया। फायर स्टेशन में खड़ी इस बाइक को देखिए, बाइक पूरी तरह डूबी हुई है। गुरुवार को पूरा दिन नगरपालिका परिषद और फायर विभाग की टीम दमकल केंद्र में भरे पानी को निकालने में लगी रही। हमारा फायर सर्विस स्टेशन है, इसके जस्ट पीछे एक तालाब है जिसमें शहर के काफी जगहों से, नालों से, नहरों से पानी आता है। कल बारिश ज़्यादा तेज हो गई, उससे जो पीछे की दीवार है वो टूट गई है। वो दीवार गिरने से तालाब का सारा पानी इसमें आ गया है। यूपी के शहर शहर से आ रही तस्वीरों से साफ है, जाते जाते मॉनसून कहर बरपा रहा है। हमीरपुर से नाहिद अंसारी, फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, औरैया से सूर्य शर्मा और कासगंज से आर्येंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। बात करते हैं केरल के पीएफआई के बंद के ऐलान से। दरअसल बंद के दौरान केरल के कई शहरों से तोड़फोड़ की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बंद के दौरान त्रिवेंद्रम, कोल्लम और कोझिकोड में बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आलम यह है कि यहां पर ड्राइवर जो हैं वो हेलमेट लगाकर चल रहे हैं, लोग खौफ में हैं। अलुवा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बस ड्राइवर हेलमेट में बस को चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि खौफ का आलम यहां पर क्या है। तस्वीरें केरल के अलुवा की दिखा रहे हैं। तो पीएफआई के बंद के ऐलान का असर यह है कि यहां पर बस ड्राइवर को हेलमेट लगाकर चलना पड़ रहा है। फिलहाल 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर त्रिवेंद्रम, कोल्लम, कोझिकोड, कोट्टयम, कन्नूर, अलुवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पीएफआई के बंद के ऐलान की तस्वीरों के बीच आज किस तरह से अलग अलग शहरों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की खबरें आई, ये तस्वीरें उस बात की गवाही देती हुई। कल पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई थी। अलग अलग शहरों में तकरीबन 150 स्थान पर रेड मारी गई थी।
कई सारे उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद आज केरल में पीएफआई ने बंद का ऐलान किया। ये देखिए हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो कोट्टयम से दिखा रहे हैं हम आपको। बाइक सवार 2 लोग हेलमेट लगा कर आते हैं, हमला करते हैं और फिर यहां से भाग जाते हैं। और अब तस्वीर जो है ये तिरुवनंतपुरम की दिखा रहे हैं, जहां पर पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं, विरोध जताया है और कई जगहों पर तोड़फोड़ की है। पुलिस प्रशासन यहां पर पीछे मौजूद आ रहा है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी के बीच में भी हंगामा, पत्थरबाजी, आगजनी ऐसी घटनाएं सामने आई। बसों में तोड़फोड़ की गई हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में वायरल होती हुई, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने का ये वीडियो और हमले के डर से ये ड्राइवर जो है ये हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि लोग कैसे भयभीत हैं, खासतौर पर वो लोग जो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक वाहनों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी केरल की संवाददाता शिबी जुड़ गई हैं। शिबी, पीएफआई पर कल ताबड़तोड़ एक्शन होता है और आज हम देखते हैं कि बंद के ऐलान के बीच में हर तरफ आगजनी, पत्थरबाजी, सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़, बसों को नुकसान, यहां तक कि एक ड्राइवर तो हेलमेट लगाकर घूम रहा है। वो उसके डर को बताने के लिए काफी है। जरा बताइए कि आज सुबह से क्या क्या घटनाएं वहां देखने को मिलती हैं, कैसा माहौल वहां पर है पीएफआई के बंद के ऐलान के बीच। जी, केरल में कल आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल के लिए पीएफआई ने ऐलान किया है। और आज सुबह से हमको खबर मिल रही है काफी जगहों में, केरल में काफी डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस को, खासकर केएसआरटीसी स्टेट गवर्नमेंट की बसेस पे अटैक हो चुके हैं। वर्कर्स और पब्लिक को भी इंजरीज भी हुआ है। और यहाँ मैं अभी तिरुवनंतपुरम में हूँ और इधर थोड़ी देर पहले ही पीएफआई वर्कर्स ने आके, बहुत सारे पीएफआई वर्कर्स ने मिलकर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट खड़ा किया। और खासकर ये बस स्टॉप के बाहर है, इधर बहुत सारे बसेस अभी पार्क किया है, क्योंकि पहले ये सब कई जगहों में जाने वाला था और फिर ये अटैक्स के खबर मिलने के बाद पुलिस ने कहा पार्क करने के लिए। और जो भी केएसआरटीसी बस इधर से चलता है, उन सब बसेस को पुलिस का एस्कॉर्ट भी लेना है। और पुलिस ने कल बताया था कोई भी शॉप्स के ऊपर कोई भी शॉप्स को फोर्सफुली बंद कर नहीं पाएगा कोई भी। पर आज सुबह से हमको बस यही सुनने को मिल रहा है। काफी जगहों में प्रोटेस्ट हो रही है। कल भी हमने देखा रोड्स ब्लॉक करके पीएफआई वर्कर्स ने, हाईवेज ब्लॉक करके पीएफआई वर्कर्स ने, पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है इससे। बहुत सारे शॉप्स को आज बंद करना पड़ा, खुलने के बाद बंद करना पड़ा। और स्वाभाविक है केरल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट। बिल्कुल शिबी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। एक तरफ तो पीएफआई का यहां पर बंद का ऐलान है, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजियों का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। हम आपको सुनवाते हैं कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए खतरनाक है, या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही है सियासी। पीएफआई हिंसा की संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा की, अनुशासन की, देश प्रेम की और गरीब पीड़ित दुखित की मदद करने वाली मूवमेंट है, संगठन है। इसलिए हर आदमी आरएसएस को गाली देना शुरू कर देता है। आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी गाली देता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को आरएसएस जपना होता है, तो वो समझते हैं सीधा जपेंगे तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, इसलिए गाली देकर जपो।
तो कांग्रेस की कमान आखिर किसके हाथ? अब यह है बड़ा सवाल, कौन बनेगा कांग्रेस का बॉस? और इसी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम शामिल हो गया है। और ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर अब खबरें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 1 तारीख तक नामांकन फाइनल हो जाएगा। अगर 1 से ज्यादा होंगे तो फिर 17 तारीख के बाद तक चीजें जाएंगी। अगर एक ही नाम पर हो गया तो फिर एक व्यक्ति के नाम पर चीजें मुहर लगा दी जाएंगी। 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन कौन किसके साथ है हम आपको दिखाते हैं। गहलोत के बयान के मायने क्या है? कहा देखिए, चुनाव नहीं लड़ेगा गांधी परिवार का कोई सदस्य, ये तो बात निकलकर सामने आई है। गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस की कमान जाएगी, ये भी यहां पर निकलकर सामने आया है। और ये 2 बातें स्पष्ट हो गई, गांधी परिवार से कोई नहीं आ रहा है। 24 साल बाद ऐसा होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो गैर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति होने वाला है। और अशोक गहलोत के नाम की संभावनाएं प्रबल चल रही हैं इस वक्त, क्योंकि गांधी परिवार के वो खासम खास हैं। जिस तरह के संदेश संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। गांधी परिवार के बाहर ये हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से नाम है अशोक गहलोत के खेमे में, कौन कौन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, केसी वेणुगोपाल जो है उन्हें अशोक गहलोत खेमे का माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी की बात कर ले, मुकुल वासनिक की बात कर ले, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, कमलनाथ, ये सब अशोक गहलोत के खेमे के माने जा रहे हैं। शशि थरूर के साथ कौन कौन हो सकता है? सलमान सूद, संदीप दीक्षित, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, आनंद शर्मा, अखिलेश प्रसाद। लेकिन इधर का जो खेमा है वो इनकी तुलना में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का आशीर्वाद जो है वो भी इनको मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 2 बड़े नाम है जिसको लेकर चल रही है चीजें। और कई प्रवक्ता भी इनके ऐसे हैं जो अब खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं शशि थरूर पर वो कटाक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कौन किसके साथ है। और इन तस्वीरों को, इन संकेतों को समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद कोई बड़ा फेरबदल हो जाए तो राजनीति में उसकी गुंजाइशें हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन जितने संकेत अब तक आए हैं उन संकेतों में प्रबल दावेदार अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि मामला जो है वो शायद राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर है, क्योंकि अशोक गहलोत या तो उसे अपने पास रखना चाहते हैं या अपने किसी करीबी को देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं सचिन पायलट को वो जाए, इसलिए भी थोड़ी मान मनोवर या थोड़ी सी खींचतान का दौर है। लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुनवाते हैं आपको। तो वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूँगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो बात हो गई कांग्रेस को लेकर। अब बात करते हैं अमित शाह के बिहार में सीमांचल के दौरे को लेकर। अमित शाह का 2 दिन का सीमांचल दौरा जो है वो आज से शुरू हो रहा है। शाह विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही पूर्णिया, किशनगंज में रैली भी करने वाले हैं। अमित शाह की रैली में महागठबंधन में खलबली है। तेजस्वी से लेकर दूसरे नेता इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। तो बीजेपी पूछ रही है कि आखिर आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। सीमांचल विधानसभा सीटों में 8 पर बीजेपी कब्जा है, तो बाकी आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और दूसरे दलों का। लोकसभा में 4 में से 3 पर जेडीयू कांग्रेस पर काबिज है, तो बीजेपी 1 पर। किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। तो कटिहार की बात की जाए तो करीब 45%, अररिया में करीब 43% मुस्लिम आबादी को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहा है। 2024 के लिए शाह का ये शंखनाद शुरू हो गया। चाहे जाए देश चूल्हा भाड़ में,
जो राज्य की सरकार है उसे वोट चाहिए। उसे चाहे बांग्लादेशी आकर के धर्मशाला बना ले, लेकिन आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को वोट देते रहिए, उसका समर्थन करते रहेगी और हमारे जैसे लोग उसका विरोध करते। आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात कहेंगे। अमित शाह जी आएंगे, क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेंगे, और कौन काम है? तो एक बार हम आपको इस इलाके का समीकरण बता देते हैं। देखिए, लोकसभा में 4 सीटें हैं। किशनगंज कांग्रेस जीती, पूर्णिया जेडीयू जीती, कटिहार भी जेडीयू के पास है, अररिया जो है वो बीजेपी के पास है। ये 4 सीटें लोकसभा के हैं। सीमांचल और इस बार चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि जेडीयू वापस से आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। कांग्रेस के पास किशनगंज सीट पहले से मौजूद है। अररिया एक सीट खाली ऐसी है जो बीजेपी के पास है। ऐसे में जब यहां अमित शाह पहुंचेंगे सीमांचल में और यहां पर उनके संबोधन को लेकर पहले से इतनी गर्माहट है, तो बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि यहां से वो क्या मैसेज आवाम को देते हैं, कैसे कटाक्ष सत्ता पक्ष वहां पर करते हैं और उसके बाद क्या रिएक्शन बिहार की मौजूदा सरकार की तरफ से अमित शाह के इस दौरे को लेकर आते हैं। तो सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कितने किधर है? किशनगंज में 67% तकरीबन मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी जो है वो 31.43% है। ये किशनगंज की बात करें। कटिहार की बात करेंगे 44.47% मुस्लिम आबादी है, 54.85 हिंदू आबादी। पूर्णिया में 39.46 मुस्लिम फीसद आबादी, हिंदू आबादी 60.94% है। मुस्लिम आबादी अररिया की बात करेंगे तो 42% है और हिंदू आबादी 56% तकरीबन। यही वो इलाका था जहां पर एआईएमआईएम ने सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक भी ऐसे थे जो आरजेडी की तरफ चले गए थे। तो अमित शाह का जो अभियान है वो शुरू हो गया है और इसमें आरजेडी ने आने से पहले ही इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है। ये कहा कि देखिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए अमित शाह यहां का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज सीमांचल पहुंच रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आखिर सीमांचल क्षेत्र को ही क्यों चुना है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। हम इस वक्त पूर्णिया में हैं जहां पर आज अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पर उनकी पहली जनसभा होगी। उसके बाद बैठकों का दौर होगा बीजेपी नेताओं सांसदों के साथ और हम यहां के आम लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं अमित शाह के दौरे के बारे में और क्या मुद्दे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये अशोक पासवान। अशोक जी, ये बताइए, अमित शाह आ रहे हैं, आपको जानकारी होगी। क्या लगता है सीमांचल को उन्होंने क्यों चुना है इस क्षेत्र में जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है? देखिए, सीमांचल पिछड़ा वर्ग है, यानी कि यहाँ दलित, आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर अधिक है और मुस्लिम का तो खैर अधिक से अधिक समझिए, मैंने किशनगंज जिला तो 60% मुस्लिम है। पूर्णिया जिला भी करीब करीब सर हम समझते हैं 30% मुस्लिम है। तो अभी मान लिया जाए ये आदि जो अलग हुए हैं बिहार में, जो अलग हुए हैं बीजेपी से और ये नीतीश जी से जो अलग हुए हैं, तो शायद इनको कुछ अपने आप को कुछ कमजोर महसूस करते होंगे। हैं, हम लोग तो खैर बीजेपी को मजबूत मानते हैं, लेकिन वो गठबंधन में जो अलग हुए हैं इस ख्याल से भी अगले लोकसभा में अपना यहाँ दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं पर नजर है? हाँ जी, मुस्लिम मतदाताओं पर इनका नजर है। देखिए, जनता भी सब समझती है और नेता भी समझ रहे हैं, इसीलिए कहीं से रिएक्शन आ रहे हैं, कहीं से संदेश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दिलचस्प रहेगा दौरा।